प्रिय छात्रों, चाणक्य नीति कहती है कि विद्या अर्जन करना एक कामधेनु के समान है जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षक एवं हितकारी होती है, इसलिए विद्या को एक गुप्त धन भी कहा गया है। तो यह विद्या जहाँ कहीं से भी अर्जित हो उसको प्राप्त करना चाहिए और उसे धारण करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज का अपना चैप्टर नंबर 5 सदिश विश्लेषण एवं प्रक्षेप गति। तो सदिश विश्लेषण को वेक्टर एनालिसिस कहते हैं और प्रक्षेप गति को प्रोजेक्टाइल मोशन। तो वेक्टर एनालिसिस में आज सबसे पहले ये देखेंगे कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, ठीक है। तो अगर भौतिक राशियाँ जो भी हैं, ठीक है, उनके मुख्य रूप से दो प्रकार आप अदिश और सदिश के बारे में जानते हो, ठीक है। लेकिन एक नोट करके ये तीसरा पॉइंट भी ध्यान रखो, अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ और आपकी प्रदिश राशियाँ, ठीक है। तो अदिश को हम बोलते हैं आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ और सदिश को आप बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। डिफरेंस क्या होता है दोनों में? जैसे अदिश राशियों की डेफिनेशन पे देखते हैं कि वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे आपकी दूरी है, चाल है, कार्य, शक्ति, समय आदि, ठीक है। इसी तरह से सदिश राशियों की बात करें तो वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए यानी एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्रेस, व्यक्त करने का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस करना, ठीक है ना। तो व्यक्त करने मतलब एक्सप्रेस करने के लिए परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और दिशा यानी डायरेक्शन, इन दोनों की ही आवश्यकता होती है, उनको हम सदिश राशियाँ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इनके देख सकते हैं आप, विस्थापन हुआ, वेग यानी वेलोसिटी, त्वरण, एक्सेलरेशन, बल मतलब फोर्स, संवेग, मोमेंटम, आवेग, इम्पल्स, एक्सेट्रा, ठीक है, आदि। तो सबसे पहले ये भी समझ लीजिए कि ये कक्षा 11 का चैप्टर नंबर 5 हम लोग नोट्स बनाते हुए स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर यहीं से स्टार्ट है, तो यहीं से नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आप लोगों से एक और बात कहनी है कि आप लोग भी व्यूज़ देखने में काफ़ी समय लगा रहे हैं, जबकि दो सेक्शन के लगभग 120 स्टूडेंट हम लोगों के पास हैं और 120 स्टूडेंट इस तरह से वीडियो देख रहे हैं कि केवल 2 दिन में, 3 दिन में 50 व्यूज़ हो पा रहे हैं। मतलब टोटल 50 बच्चे भी व्यूज़ नहीं कर रहे हैं, वीडियो नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे भाई? कुछ दिनों बाद आप लोगों का होमवर्क चेक होगा, उसमें आप लोगों की कॉपियाँ मंगाई जाएंगी और हम देखेंगे जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, अगर वो नहीं मिला तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। अब वो पनिशमेंट किसी भी रूप में, मार्क्स के रूप में मिलेगा आपको, आपके अंक काटे जाएंगे या टेस्ट वगैरह में आपके नंबर पर। सीधी बात है, उसका इम्पैक्ट टेस्ट पे तो आना ही आना है, ठीक है ना। जब आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो वीडियो तो सेव रहता नहीं है, वीडियो तो आते जाते रहते हैं, फिर जो चीज़ आप नहीं पढ़ेंगे तो वो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो सभी से कहना है कि देखते रहिए, लिखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। अगला देखें तो नोट में हम प्रदिश राशियों के बारे में देखते हैं। तो तीसरी क्वालिटी, तीसरी प्रकार, तीसरी टाइप प्रदिश राशियाँ वे क्या हैं कि वे राशियाँ जो परिमाण और दिशा से स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कि ये है कि इनका हर एक डायरेक्शन में वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों के ही मान क्या होते हैं? फ़र्क होते हैं, यानी अलग अलग, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दे देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण हुआ, ठीक है, वैद्युत धारा, ठीक है ना। तो ये सब आपके जो हैं, ये आपके क्या हैं? टेंसर क्वांटिटीज़। प्रदिश को हम बोलते हैं टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो 3 टाइप की क्वांटिटीज़ आपके दिमाग में अब स्टोर हो जानी चाहिए। कौन कौन सी? आपकी अदिश राशियाँ यानी जिसको हम बोलते हैं वेक्टर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और सदिश राशियाँ जिनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, और थर्ड वन प्रदिश राशियाँ या फिर टेंसर क्वांटिटीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। जो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, सदिश मतलब वेक्टर, अदिश मतलब स्केलर, प्रदिश मतलब टेंसर। अब आते हैं स्थिति एवं विस्थापन सदिश के ऊपर, ठीक है। स्थिति एवं विस्थापन सदिश को समझने से पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा हमारी 3 एक्सेस के बारे में। 3 टाइप की एक्सेस, कौन कौन सी एक्सेसेस हैं उनको आप देख लीजिए। तो हम लोग बात करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन की बात करें, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जैसे आप सामने देख रहे हो, ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सेस और ये एक्स डैश एक्सेस। इसके परपेंडिकुलर ये एक्सेस की बात करें तो ये एक्सेस आपकी वाई एक्सेस होती है और नीचे वाई डैश दिखाते हैं, ठीक है।
एक एक्सिस परपेंडिकुलर ऑफ द प्लेन, ठीक है, अगर से करें तो ऊपर की तरफ लंबवत, लेकिन दिखाने का तरीका उसको इस तरीके से है। ये आपकी z एक्सिस यानी इनसाइड द फ़ोन, ठीक है, इनसाइड द फ़ोन स्क्रीन, ये फ़ोन स्क्रीन के अंदर चली गई z, और इसके लंबवत यानी z डैश, यानी इस समय जहाँ पर मेरा इस समय फेस होगा, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय जहाँ मेरा फेस है वो आपकी z डैश एक्सिस है, ठीक है, नहीं वो z नहीं है, वो z है, और प्लेन फ़ोन के अंदर वाली जो है वो z डैश है। क्लियर? ये जो है जिसको मैंने गोला किया, ये आपका ओरिजिन या मूल बिंदु बोलते हैं इसको, ओरिजिन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर कहें तो 0,0,0, ठीक है, तीनों एक्सिस के। किसी भी पॉइंट को एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट x y z लिया जाता है, यानी x1 y1 और z1, ठीक है, x1 y1 और आपका z1, एक्स ढंग से बना दें, ठीक है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट, ये किसी भी जगह पर इन तीनों को ही आपका शो करेंगे, ठीक है ना। इसको z डैश कर लो बोर्ड के अंदर, और इसको केवल z, इसको हटा देना, ठीक। अब देखिए, अब बात यहाँ से स्टार्ट होती है प्लस और माइनस के बारे में। तो अगर O से आप x पे अगर यहाँ से इस तरफ चलते हैं तो दिस इज़ पॉजिटिव, अगर O से x डैश की तरफ चलते हैं तो दिस इज़ नेगेटिव, O से y की तरफ अगर आप चलते हैं तो दिस इज़ पॉजिटिव, O से अगर y डैश की तरफ चलते हैं तो दिस इज़ नेगेटिव, O से अगर मेरे फेस की तरफ चलते हैं यानी z डायरेक्शन में चलते हैं तो दिस इज़ पॉजिटिव, और अगर अंदर की तरफ z डायरेक्शन में चलते हैं तो दिस इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो किसी भी बिंदु की स्थिति को एक्सप्लेन करने के लिए ओरिजिन से नापा जाता है, ओरिजिन से उसकी दूरी को मेज़रमेंट किया जाता है, जैसा कि बिंदु O से है, ठीक है। आगे देखिए, तो अब यहाँ पर जो स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब किसी भी किसी भी सदिश राशि को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से है, ठीक है। अगर कोई बिंदु P पर कोई वस्तु रखी है तो उसके कोऑर्डिनेट आपको दिखाई दे रहे हैं, x1 y1 और z1 होंगे, ठीक है। तो उससे जो इन एक्सिस में क्या होगा, x दिशा में कोऑर्डिनेट i डैश, y दिशा में कोऑर्डिनेट z डैश, और z दिशा में जो कोऑर्डिनेट है, जो एकांक सदिश हमें बोलते हैं या यूनिट वेक्टर जिससे बोलते हैं, वो i, j और k होते हैं, ठीक है। ये इस इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि सबकी डेफिनेशन दे रखी हैं, i डैश क्या होता है, j डैश क्या होता है, या k डैश के यूनिट वेक्टर जो है वो क्या होता है, ठीक है। इन सब के एकांक वेक्टर क्यों कहते हैं इनको, वो भी डेफिनेशन सबकी अवेलेबल है। यहाँ पर केवल आपको एक चीज़ दिखाई जा रही है, एक आईना दिखाया जा रहा है कि आपको क्या स्टडी करना है, ठीक है ना। OQ की बात करें, OQ जैसे आप देख रहे हैं सबके ऊपर चिन्ह लगा हुआ है, एक वेक्टर का तीर का निशान लगा हुआ है, तो ये जितनी भी सदिश राशियां हैं वो तीर के द्वारा ही रिप्रेजेंट की जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वह दिशा चलती है, तीर से क्या दिखाते हो, दिशा। तो जहाँ दिशा होगी वहाँ पर वो राशि कैसी होगी, आपकी सदिश राशि होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से कोई दूसरा पॉइंट Q डैश लिया जाए तो उस Q डैश के कोऑर्डिनेट x2 y2 और z2 हों, तो x2 के साथ i डैश i कैप, y2 के साथ में j कैप और z2 के साथ में k कैप, ठीक है। अब एक उदाहरण और देख लीजिए कि i जैसे x1 या x2 या y1 और y2 की जगह कुछ भी आंकिक मान हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कोई बिंदु A से हमने दिखा दिया, कोई वेक्टर A है और A वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट हैं, ठीक है ना, उस कोऑर्डिनेट को क्या करा, 2i कैप, यानी यहाँ पर x1 की जो रोल में है वो क्या है, 2 है, ठीक है ना, -3j कैप। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर y1 का रोल कौन ले रहा है, 3 ले रहा है, -3, ठीक है, साइन के साथ चलेंगे। इसी तरीके से z1 के साथ में जो चल रहा है वो आपका चल रहा है 4, ठीक है, 4k कैप। तो अब विस्थापन सदिश जो दिखाना है, विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन का मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस। कोई भी दो पॉइंट दे रखे हों, अगर उनके बीच का विस्थापन पूछा जाए तो विस्थापन में उन दोनों पॉइंटों को जो सदिश दे रखे हैं उनको आपस में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, उनके सदिशों को आपस में घटाना पड़ेगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, OQ माइनस OP कर देंगे, तो OP माइनस OQ जब आप करेंगे तो सीधा दिखाई दे रहा है, स्पष्ट है, क्लियर है कि x2 में से x1 घटाएंगे तो x2 माइनस x1 आएगा, y2 में से y1 घटा दो और इसी तरह से z2 में से z1 घटा दो, और दोनों में i कैप है,
ठीक है, तो आई कैप कॉमन ले लिया, जे कैप है तो दोनों में से जे कॉमन ले लिया, के कैप है तो के कैप को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से स्थिति सदिश या विस्थापन सदिश को समझाया जाता है। अब बात करते हैं इनके निरूपण के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियरिटी आपकी समझ में आता जाएगा धीरे धीरे। वेक्टर एनालिसिस आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, इस साल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 11वीं कक्षा से स्टार्ट हो रहा है, 11th से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर फंडामेंटल है। जैसे डेफिनेशन है, किस तरीके से दिखाते हैं भाई, इसका जो निरूपण है वो किस तरीके से होता है, सदिशों का निरूपण। ठीक है, यह एक सदिश को निरूपित करने के लिए एक तीर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे एफ, फोर्स लगाया, ठीक है, बल लगाया, एफ वेक्टर। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और है बच्चों, वो कभी कभी दिक्कत आती है कि फोर्स को सर कैसे कह रहे हैं कि एक सदिश राशि है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो उसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि अगर कोई गेट है या कोई दरवाज़ा है, उस पर अगर आपसे कहा जाए कि इस पर फोर्स लगाओ, ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर इस पर फोर्स हम किस डायरेक्शन में लगाएं, अंदर की तरफ लगाएं या बाहर की तरफ लगाएं। ठीक है ना, भाई दरवाज़ा फिक्स होता है, उसे ऊपर की तरफ तो उठा नहीं पाओगे, तो या तो अंदर की तरफ खोलोगे, ठीक है ना, या बाहर की तरफ खोलोगे। तो उसको फोर्स लगाने के लिए आपको किसकी नीड हो रही है, डायरेक्शन की आवश्यकता हो रही है। ठीक है ना, तो डायरेक्शन इज़ अ मस्ट फॉर द वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए क्या है भाई, उनके ऊपर तीर का निशान। त्वरण होता है, एक्सेलरेशन है, उसके ऊपर तीर का निशान, वेलोसिटी है, ठीक है, उसके लिए तीर का निशान, है ना। तो ये सब इनका निरूपण होता है, इस तरह से इनको निरूपित करते हैं। आगे देखते हैं, देखो दिशाओं, जैसे बताया दिशाओं के लिए बहुत ज़रूरी है दिशाओं का देखना। ठीक है, तो दिशाओं का जो नॉलेज हम लोग यहाँ पे ले लें, तो दिशाओं में आप देख रहे हो कि सदिश राशियों में यानी ऑन द पेपर दिशाएं हमेशा इसी तरह से रिप्रेजेंट की जाएंगी। ठीक है, आपका ईस्ट डायरेक्शन यानी पूरब, ठीक, आपका पश्चिम यानी वेस्ट, नॉर्थ मतलब उत्तर, और साउथ मतलब दक्षिण। इस तरह से ये चार मुख्य रूप से दिशाएं, और इनके बीच में अगर दिशाएं बना दी जाती हैं तो नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, इसी तरह से साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। ठीक है ना, तो इस तरह से 8 डायरेक्शंस आपकी ये हो गई। मेन रूप से 4 डायरेक्शन आपकी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, वैसे 10 दिशाएं कही जाती हैं। ठीक है ना, तो ये तो 8 ही बता पाएंगे आपके। 2 दिशाएं और कौन सी हैं, 2 दिशाएं जो होंगी, एक तो परपेंडिकुलर इनसाइड द फोन यानी फ़ोन के लंबवत अंदर की तरफ होगी, और एक होगी लंबवत बाहर की ओर। जो हम जेड डायरेक्शन की बात कर रहे थे ना, जेड और जेड डैश से जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो 2 दिशाएं होंगी आपकी। ठीक है ना, तो इस तरह से दिशाओं का नॉलेज आपको हुआ। बच्चे, सभी बच्चे इसके नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। अब चलते हैं पैमाने के साथ इसका प्रदर्शन करना। ठीक है, पैमाने के साथ का इसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसमें लेके बताया है कि जो श्याम है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, श्याम 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाकर 8 किलोमीटर उत्तर में चलता है। ठीक है, उत्तर डायरेक्शन में चल नॉर्थ में जाता है। उसकी दूरी बतानी है और उसका विस्थापन ज्ञात करना है। ठीक है, दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस बतानी है, और विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। MENT। ठीक, तो जैसे अब यहाँ पर क्या किया जाता है, अब यहाँ पर लिया जाता है स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग क्या होता है भाई, पैमाना माना जाता है। भाई 10 किलोमीटर की लाइन अगर आपसे कोई कहे कि लाइन खींचो 10 किलोमीटर की, तो क्या आप उसे एक पेज पर या एक कॉपी के पृष्ठ पर खींच पाएंगे? नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक स्केलिंग माननी पड़ती है, एक पैमाना मानना पड़ता है। यानी स्केल आप ये लेके चल रहे हैं कि 2 किलोमीटर दिस इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। आपने क्या माना कि 1 सेंटीमीटर लंबी अगर लाइन आपने खींच दी, तो उसका मतलब हो गया कि उसने 2 किलोमीटर चल ली। ठीक है, तो अब ज़रा सोच के बताइए कि 10 किलोमीटर लंबी लाइन खींचने के लिए उसे कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी पड़ेगी? 2 का भाग लगा दो 10 में, 2 5 जा 10, यानी 5 सेंटीमीटर लंबी उसने लाइन खींची। डायरेक्शन क्योंकि पूर्व दिशा में जा रहा था, इसलिए पूर्व दिशा में वो गया। उसके बाद वो क्या था, 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में किया। ठीक है, तो 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाने के लिए 8 में कितने का डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, 2 4 जा 8, यानी अब वो 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इस तरीके से 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच देगा, तो वो कहाँ चला गया, अब वो उत्तर दिशा में आपका चला गया।
तो 5 सेंटीमीटर ये और 4 सेंटीमीटर वाली लाइन ये रही आपकी, ठीक है। लेकिन कितना चल गया वो, 10 किलोमीटर पूर्व और 8 किलोमीटर उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कितना उसने डिस्टेंस तय करी, तो डिस्टेंस तय करने का मतलब हमें उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्शन से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो उस कंडीशन में 10 + 8 18 किलोमीटर ये उसके द्वारा ट्रैवल की गई डिस्टेंस हो जाएगी। वहीं पर अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट याद करने के लिए आपको इन स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से उसने स्टार्ट किया था और जहाँ पर फाइनल पॉइंट, ठीक है, जहाँ पर उसने अपनी यात्रा को समाप्त किया था यानी फिनिश किया था, उसके बीच की डिस्टेंस क्या है, उसके बीच की मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। इस डिस्टेंस का मान आपको निकालना है, इस दूरी को ही, क्योंकि ये निश्चित दिशा में चली गई दूरी है, इसलिए अब उसको दूरी ना कहकर क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट का मान कैसे निकलेगा, ये डिस्टेंस आपको निकालनी है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम आपकी हेल्प करती है, ठीक है। हिंदी में अगर कहें तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी क्या करना पड़ेगा आपको, 5 का स्क्वायर कर लो, 25 हुआ। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन थी यानी 4 4 जा 16 हुआ। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ठीक है, 41 आएगा, 41 √41 और √41 का अगर आप वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये वैल्यू आएगी 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप इसको स्केल की सहायता से भी खींचें तो ये डिस्टेंस अगर पैमाने से यानी स्केल से अगर नापोगे तो ये डिस्टेंस भी कितनी निकलेगी, 6.3 सेंटीमीटर नहीं निकलेगी। अब इसको दूरी में कन्वर्ट कर लो, दूरी में क्यों, सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, चूँकि यहाँ पे हमने क्या माना था, 2 किलोमीटर = 1 सेंटीमीटर, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 12.6 किलोमीटर डिस्टेंस आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसका मतलब दूरी ज़्यादा निकली, 18 किलोमीटर 1818, और जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी निकली, 12.6 किलोमीटर। तो ये भी कहा जाता है कि हमेशा जो दूरी है, ठीक है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है या इक्वल हो सकती है किसके, विस्थापन की, ठीक है। कभी कभी ऑब्जेक्ट में आ सकता है कि ये बताओ कि दूरी इक्वल होती है कि विस्थापन, तो जहाँ पर भी ये वाला ऑप्शन मिलेगा आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन के या तो बराबर हो सकता है या उससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि वो विस्थापन 0 हो जाए, वो डिस्टेंस दूरी का मान 0 नहीं हो सकता, विस्थापन का मान 0 भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस जो 0 वाली कंडीशन है उसका एग्जांपल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। तो आप सभी लोगों से कहना मेरा सिर्फ इतना ही है कि व्यूज़ आपके 50 होने में 3 दिन लगा रहे हो भाई, ठीक है। मेरा मोटिवेशन नहीं हो पा रहा, मैं फिर तुम्हें 3 नहीं 4 दिन में ही वीडियो पोस्ट कर पाऊँगा। आइदर इस तरीके से समझाने में बहुत मन चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए और आपको मोटिवेशन चाहिए, जो आप लोग नहीं दे पा रहे हो। एक वीडियो देखने में आप 4-4 दिन लगाओगे। अब भाई कितने बच्चे हैं अपने इस वीडियो पर, कितने 200 सब्सक्राइबर लगभग अपने इस पर हैं, और आप लोगों के 2-2 मित्रों में भी आप इसको शेयर नहीं कर पा रहे हो और बच्चों को भी नहीं पढ़ा पा रहे हो और बच्चों को भी नहीं बता पा रहे हो, ठीक है ना। तो क्या फ़ायदा इस सब चीज़ों से। व्यूज़ होते हैं 50 व्यूज़ होने में आपके 3 दिन लग रहे हैं, जबकि एक बच्चे के मुश्किल से 4 या 2 फ्रेंडों का भी सर्कल होगा तो 200 2 नहीं 400 400 व्यूज़ एक घंटे में इतने व्यूज़ हो जाने चाहिए, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई करिए, समझिए, आपका देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, देश के लिए, ठीक है। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जल्दी मिलते हैं इसी आशा में कि आप लोग अच्छे से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और भी अच्छी सी जानकारी के साथ में, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।